राधे राधे एवरीवन। तो हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे और कल हमने एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है वो देख लिया था। फटाफट से जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा जो बॉडी है वो सेल्स की बनी होती है और किसी भी चीज़ को सेल कहने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तीन चीज़ों की, सॉरी, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और फ्लूइड की। ठीक है। उसके बाद जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है उसको हम टिश्यू कहते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज को ऑर्गन, और ग्रुप ऑर्गन हमारा बॉडी बनाता है। ठीक है। तो हमारी जो सेल है वो दो प्रकार की होती है। एक ऐसी सेल होती है जो अपने अंदर से कुछ केमिकल रिलीज करती है, सिक्रेट करती है। एक ऐसी सेल होती है जो हमारे अंदर से कुछ भी रिलीज नहीं करती है। जो सेल केमिकल रिलीज करती है उसको हम सेक्रेटरी सेल बोलते हैं, और जो सेल कुछ रिलीज नहीं करती हम उसको नॉन सेक्रेटरी सेल बोलते हैं। स्रावी कोशिका और अस्रावी कोशिका। उसके बाद जो हमारे इसी बेसिस पे टिश्यू हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो टिश्यू जो सेक्रेटरी ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं, और एक वो टिश्यू जो नॉन सेक्रेटरी ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं, जो स्रावी कोशिकाओं के समूह से और नॉन स्रावी कोशिकाओं अस्रावी कोशिकाओं के समूह से। जो सेक्रेटरी टिश्यू होते हैं, जो स्रावी उत्तक होते हैं, उन्हीं को हम ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लैंड, ग्रंथि कहते हैं। अब इसी के बेस पर ग्लैंड दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये क्या होती हैं ये देखिए ये ग्लैंड है तो मतलब किससे बनी है? सेक्रेटरी टिश्यू से। इसका मतलब इसके अंदर से कुछ ना कुछ निकलेगा। जो इनके अंदर से जो कुछ केमिकल निकलता है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में मिल जाता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि हमारे ब्लड के बाहर नहीं जाता। और चूंकि हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में फैला होता है, तो जो इनका केमिकल निकलता है वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। वो सिस्टमेटिक इफेक्ट दिखाता है, जिसको हम बोलते हैं दैहिक प्रभाव। और जो इनके अंदर से जो केमिकल निकलता है उसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। इन ग्लैंड्स में नलिकाएं नहीं होती हैं, ये सीधी हमारे ब्लड में मिल जाता है इनका हार्मोन, इसलिए इनको नॉन ट्यूबुलर ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरे प्रकार की वो ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर ये देखिए आप ट्यूब्स दिख रही हैं, ये ट्यूब्स पाई जाती हैं। इनका जो सेक्रेटरी मैटर है, जो केमिकल जो इनमें से बनता है वो निकलता है, वो ब्लड में ना मिलकर इन ट्यूब्स के माध्यम से ब्लड से बाहर जाके निकलता है किसी एक स्पेशल जगह पे। जो इनका केमिकल जो इनसे बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं एंजाइम। और जो एंजाइम होते हैं ये लोकल इफेक्ट, स्थानीय प्रभाव दिखाते हैं, और इसीलिए चूँकि इनमें ये ट्यूब्स पाई जाती हैं इनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ। और इनमें ये ट्यूब्स पाई जाती हैं, नलिकाएं पाई जाती हैं इनको, इसलिए इनको ट्यूबुलर ग्लैंड भी बोल देते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स उपस्थित हैं। हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स उपस्थित हैं। देखिए हमारी बॉडी में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती हैं और कहाँ पे पाई जाती हैं। सबसे पहले पीनियल ग्लैंड। देखिए ये हमारा ब्रेन है, ये मैंने रफली हमारी बॉडी बनाई थी, तो ये हमारा सबसे ऊपर ब्रेन है। ब्रेन के अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाद ये हमारी नेक है, नेक के बाद ये हमारी बॉडी है। अब देखिए ये जो सबसे ऊपर पाई जाती है ये है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बिल्कुल नीचे हाइपोथैलेमस के अंदर पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। उसके बाद हमारी गर्दन है। गर्दन में अंग्रेजी के एच शेप की एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। और इसी थायराइड ग्लैंड पर चार छोटी छोटी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद ये हमारे लंग्स हैं। लंग्स के बिल्कुल बीच में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। ये देखिए हमारी जो बॉडी है इसको एक स्ट्रक्चर दो बराबर भागों में बांटती है, उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारी बॉडी को बिल्कुल दो बराबर भागों में कौन सी चीज़ बांटती है, तो उसका आंसर है डायफ्राम। डायफ्राम से ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं थोरैक्स, वक्ष।
और नीचे वाले भाग को बोलते हैं हम एब्डोमेन, उदर। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक वो ग्लैंड पाई जाती है। इस ग्लैंड को हम कहते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड। और जो ये पैनक्रियाज ग्लैंड है ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट बनाती है, क्योंकि इसमें ये ट्यूब है, ये इसका बाह्य स्रावी वाला भाग बनाती है और ये इसका अंतःस्रावी वाला भाग बनाता है। उसके बाद ये हमारी किडनी है। किडनी को हम साइंस की भाषा में रीनल भी बोलते हैं। और चूंकि ये रीनल बोलते हैं और इसके ऊपर जो ये स्ट्रक्चर पाई जाती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं एपीरीनल ग्लैंड या फिर एड्रीनल ग्लैंड। साइंस में किसी भी चीज़ को अगर कोई किसी चीज़ के ऊपर उपस्थित है तो उसके लिए हम एपी वर्ड यूज करते हैं, एपी, तो एपीरीनल ग्लैंड। उसके बाद हमारे पास हमारी बॉडी में 2 सेक्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कितनी? 2 सेक्स ग्लैंड्स। एक ये 2 ये रही और पेयर्स में पाई जाती हैं 2 ये रही। ये जो ग्लैंड्स हैं इनको हम बोलते हैं ओवेरी ग्लैंड्स और ये केवल महिलाओं में पाई जाती है। ये ओवेरी ग्लैंड है और ये केवल महिलाओं में पाई जाती है। और ये है टेस्टिस ग्लैंड, वृषण ग्रंथि, और ये केवल मेल्स में पाई जाती है, केवल पुरुषों में पाई जाती है। तो आज हम इससे आगे का शुरू करते हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो हम एक एक करके उन ग्लैंड्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो ग्लैंड पढ़ेंगे उस ग्लैंड का नाम है पैनक्रियाज ग्लैंड। अग्नाशय ग्रंथि। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैनक्रियाज ग्लैंड है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है। अब देखिए हमारी जो पैनक्रियाज ग्लैंड है वो कैसी होती है। हमारी जो पैनक्रियाज ग्लैंड है वो इस प्रकार से होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब हमारा जो टॉपिक है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब अंतःस्रावी ग्रंथि है इसलिए इसका ये जो ये वाला भाग है, ट्यूब वाला भाग, ये वाला भाग इसका बाह्य स्रावी वाला भाग बनाता है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे नहीं, हम केवल इस वाले भाग को पढ़ेंगे। अब इस वाले भाग को मैं थोड़ा बड़ा करके यहाँ बना देता हूँ। इस प्रकार से ये क्या है हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड है। ये हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड है। अब इस पैनक्रियाज ग्लैंड के अंदर हमें 2 चीज़ देखने को मिलती हैं। इस पैनक्रियाज ग्लैंड के अंदर हमें 2 चीज़ देखने को मिलती हैं। वो 2 चीज़ क्या देखने को मिलती हैं? देखिए इस पैनक्रियाज ग्लैंड के अंदर हमें 2 चीज़ देखने को मिलती हैं। ये जो इसका पहला पार्ट है ये है फ्लूइड इसको बोलते हैं हम द्रव। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ देखने को मिलती है और वो क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। इसके अंदर जो एक और चीज़ देखने को मिलती है वो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं, एक ग्रुप ये रहा, ऐसे ही एक ग्रुप इधर होगा, एक ग्रुप इधर होगा, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या कहा कि ये जो पैनक्रियाज ग्लैंड है इसमें हमें ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं। इसका ये जो फ्लूइड वाला भाग है ये तो इस ट्यूब के माध्यम से बाहर निकल जाता है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ सेल्स है ये इसी के अंदर रहते हैं, इसलिए हम इन ग्रुप ऑफ सेल्स को पढ़ेंगे। ये जो फ्लूइड वाला भाग है ये एक्सोक्राइन वाला भाग बनाता है और इसको मैं आपको तब पढ़ाऊँगा जब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़ाऊँगा। इसलिए अभी हम सिर्फ ये ग्रुप ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। इन ग्रुप ऑफ सेल्स को एक वैज्ञानिक थे जिसने खोजा था, उसका नाम था लैंगरहैंस।
इन ग्रुप ऑफ सेल्स को एक वैज्ञानिक था जिसने खोजा था, उसका नाम था लैंगरहैंस। और लैंगरहैंस ने इसको खोजा था, और चूंकि ये एक फ्लूइड है चारों तरफ, और ये इनके बीच में क्या है कि ग्रुप ऑफ सेल्स है। अब देखिए, अब हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि ये पानी है चारों तरफ किसी चीज़ की, ये पानी है मान लीजिए, और इस पानी के बीच में कोई लैंड है, लैंड, ये पानी है चारों तरफ, पानी के बीच में कोई लैंड है। तो ये जो लैंड है, इस लैंड को हम क्या बोलते हैं? पानी के चारों तरफ से घिरी हुई लैंड को क्या बोलते हैं हम? आइलैंड, द्वीप समूह। बिल्कुल सही है, आइलैंड द्वीप समूह बोलते हैं। ठीक है, आइलैंड द्वीप समूह बोलते हैं। इसीलिए ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसको हम बोलते हैं आइलैंड ऑफ, इसको हम बोलते हैं आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं? आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, जब ये ग्रुप ऑफ सेल्स है तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं, तो आपने इसको टिश्यू क्यों नहीं बोला? उसका जवाब आपको भी थोड़ी देर में मिल जाएगा, उसका जवाब अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। देखिए, हम टिश्यू जब किसी चीज़ को बोलते हैं तो मैंने कहा था कि टिश्यू हम उस चीज़ को बोलते हैं जो एक ही प्रकार के समूह से बनी हो, जो एक ही प्रकार के सेल्स के समूह से बनी हो। किससे बनी हो? एक ही प्रकार के सेल्स के समूह से बनी हो। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ लैंगरहैंस है, ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस है, इसमें हमें 3 प्रकार के सेल्स देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? इसमें हमको 3 प्रकार के सेल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? अल्फा सेल्स पहला, फिर मिलते हैं बीटा सेल, इस प्रकार से बीटा सेल, और तीसरा है गामा सेल। गामा सेल, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। देखिए, ये जो अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स हैं, इनसे तीन इम्पोर्टेंट हार्मोन्स स्रावित होते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। इनसे जो 3 इम्पोर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं, जो अल्फा सेल से इनसे निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन। क्या निकलता है इससे? इससे निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन। जो बीटा सेल है, इससे निकलता है इंसुलिन हार्मोन। और जो गामा सेल है, इससे निकलता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। इससे क्या निकलता है? गामा सेल से निकलता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। अब जो हमारे जो पढ़ने की चीज़ है, हम ग्लूकागोन हार्मोन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन इनको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ना ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ना इनके बारे में इतना कुछ बताया जाता है। हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंसुलिन हार्मोन को। क्या पढ़ेंगे हम? इंसुलिन हार्मोन को। इंसुलिन हार्मोन को पढ़ने के लिए मैं आपको थोड़ी सी पहले कुछ चीज़ बता देता हूँ। देखिए, ये हमारी सेल है, हमारी जो बॉडी है वो किसकी बनी होती है? हमारी जो बॉडी है ये सेल की बनी होती है। देखिए, मैंने सिर्फ आपको ये सेल बनाई है, मैंने इसके अंदर और कुछ नहीं बनाया हूँ इसको समझाने के लिए। हमारी जो बॉडी है ये सेल्स की बनी होती है, ठीक है। और हमारी बॉडी को काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की। और जो हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है वो बनती है सेल में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया इतनी बड़ी नहीं होती है, हकीकत में एक छोटी सी होती है। बीच में तो न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, फ्लूइड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है एक सेल में, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? एनर्जी। ग्लूकोज
ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर एनर्जी बनाते हैं और एनर्जी से हमारा जो बॉडी है वो फंक्शन काम करती है। एनर्जी से हमारी बॉडी काम करती है, फंक्शन, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी है वो, इसलिए हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर एनर्जी बनाते हैं जिससे हमारी बॉडी काम करती है, कोई भी काम करती है। आपको समझ में आ रहा होगा। वेरी वेरी गुड। अब देखिए, ये जो हमारी ग्लूकोज है ये हमारे अंदर कहाँ से आता है। देखिए ये क्या है, ये ब्लड वेसल है। ये हमारे अंदर ब्लड वेसल है। हम जब कोई खाना खाते हैं, हम जब कुछ भी खाते हैं, हमारी बॉडी में हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी खाते हैं, वो कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में। वो कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में। तो ये एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल। इसको हम बोलते हैं रक्त नलिका, रक्त वाहिनी, इसको बोलते हैं रक्त वाहिनी। ब्लड वेसल है, रक्त वाहिनी बोलते हैं। इसके अंदर ब्लड भरा होता है, सबको पता है। ये इसके अंदर ब्लड भरा हुआ है, ठीक है। अब जो हम कुछ भी खाते हैं तो ये हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड में क्या जाता है, ग्लूकोज होता है। जब हम भोजन में कुछ खाते हैं तो हम भोजन में क्या खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं। क्या खाते हैं, ग्लूकोज। और जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब इतना आप सबको समझ में आ गया। और हमारी एक सेल में, एक बात और बता दूँ, एक फैक्ट है, हमारी एक सेल में लगभग 1200 माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। कितनी बार माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, लगभग 1200। अब हम आगे देखते हैं, ये आगे क्या है, देखिए। आगे देखिए। अब आप मुझे बताइए, एक मिनट रुकिए। देखिए, अब आप देखिए, ये हमारी ब्लड वेसल है। ये हमारी क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल है। ये ऐसे हमारी ब्लड वेसल है। ये हमारी ब्लड वेसल है। ये मैंने क्या बनाया, ये हमारी ब्लड वेसल है। ये ऐसे, ये हमारी किडनी है। आप सबको पता है किडनी को क्या कहते हैं, हम साइंस की बात है ना, रीनल। जैसे कि ब्लड वेसल किडनी के अंदर प्रवेश करती है तो इसमें क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाते हैं, छेद। और जैसे बाहर निकलती है तो फिर से ये जुड़ जाती है। सॉरी यार, ये इसमें जुड़ेगी। डायग्राम गलत हो गया, कोई नहीं, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। ये ऐसे है, ये यहाँ पे सीधा है, ठीक है। ये ऐसे ब्लड वेसल है। इसमें क्या हो जाता है, अंदर जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करती है इसमें छेद हो जाते हैं, होल्स। और बाहर आते ही जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये ब्लड वेसल है। ये ब्लड वेसल है तो इस रक्त वाहिनी है, इसमें क्या है कि ब्लड भरा हुआ है ऐसे चारों तरफ। अब ब्लड वेसल में तो ब्लड ही भरा रहेगा। और ये ब्लड ऐसे किडनी में से भी होकर निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए तुम, अब वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे ब्लड में क्या है कि वाटर, हमारे ब्लड में वो पानी भी होता है। हमारे ब्लड में पानी होता है। जैसे ही वाटर इसके अंदर जाता है तो अब ये छेद जो होते हैं, जो इनसे पतली, जो इनसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो इन छेद के माध्यम से बाहर आ जाती हैं। इस प्रकार से हमारे ब्लड में वाटर होता है,
जब वाटर इन ब्लड में किडनी में जाता है तो वो ऐसे बाहर आ जाता है। इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन क्या बोलते हैं इसको? इस क्रिया को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। इसमें से जब पानी बाहर आता है तो वो क्या बनाता है? यूरिन। वो मूत्र बनाता है। क्या बनाता है? यूरिन बनाता है। हमारे यूरिन में क्या क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यूरिन में 95% तो वाटर क्या होता है? 95% वाटर होता है। 2 से 3% होता है यूरिया। क्या बना होता है? यूरिया। अब आप मुझे बताइए कि हमारे यूरिन में ग्लूकोज कितना परसेंट होता है? हमारे यूरिन में ग्लूकोज कितना परसेंट होता है? 0%। हमारे अंदर ग्लूकोज बिल्कुल हमारे यूरिन में। अब आप मुझे बताइए, जब ग्लूकोज बाहर निकल जाएगा तो फिर एनर्जी नहीं बनेगी तो जब ये यूरिन है, यूरिन को वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, और जो यूरिन बाहर निकल जाएगा बॉडी से तो फिर ग्लूकोज भी आएगा। अब ग्लूकोज बाहर निकल जाएगा फिर बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी। इसलिए हमारी जो बॉडी है इसमें यूरिन में हमारे में ग्लूकोज बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आपको वो बता देता हूँ जहाँ पे हम चल रहे थे। ठीक है, तो ये कोई सेल है। सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज जुड़कर क्या बनाते हैं? एनर्जी। ऑक्सीजन और ग्लूकोज क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, अब जब हम कुछ खाते हैं या पीते हैं वो हमारे ब्लड में आता है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज भी आता है। अब ग्लूकोज तो ब्लड के साथ ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिलकर इसमें चला जाएगा, किसमें? यूरिन में, किडनी में, और किडनी से बाहर निकल जाएगा। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। फिर तो एनर्जी नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी काम करेगी नहीं, और बॉडी काम नहीं करेगी तो हम थोड़े दिन बाद ही टपक जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। तो क्या है कि जब इस बनाने वाले ने इस दुनिया को बनाया था तो उसने बनाया तो इसलिए था कि ये आराम से नीचे जाके रहेंगे, काम करेंगे, इस पृथ्वी को चलाएंगे, आगे वंश बढ़ाएंगे। लेकिन क्या है कि अब तो लोगों में क्या है कि यूरिन के साथ ही ग्लूकोज बाहर निकल रहा था, और ग्लूकोज बाहर निकल रहा था तो लोग तो कुछ काम तो कर ही नहीं रहे थे और ऐसे ही मरते जा रहे थे। तो बनाने वाले को बड़ी दिक्कत हुई। तो बनाने वाले मेरे पास आया, मैंने उससे कहा, तो उसने मुझको अपनी समस्या बताई। मैंने उससे कहा कि तुम एक गाड़ी बना दो। मैंने बनाने वाले से कहा कि तुम एक गाड़ी बना दो। जो गाड़ी कहाँ से कहाँ जाएगी? जो गाड़ी ब्लड वेसल से चल के सेल्स तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? जो गाड़ी ब्लड वेसल से चल के कहाँ तक जाएगी? सेल तक जाएगी। बनाने वाले ने कहा ठीक है, बना दूंगा। अब ये गाड़ी है जो ब्लड वेसल से चल के कहाँ तक जाती है? सेल तक जाती है, हमारी कोशिका तक जाती है। और इस गाड़ी पे ये जो हमारा ये ग्लूकोज है, ये हमारे ब्लड वेसल से निकल के हमारा जो पूरा ग्लूकोज है ये इस ब्लड वेसल से निकल के इस गाड़ी पे आ जाता है। ये गाड़ी जैसे यहाँ खड़ी होती है तो ये चिल्लाती है कि ब्लड सेल 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 सेल। तो हमारा ग्लूकोज फटाक से इससे निकल के ब्लड वेसल से और कहाँ पे आ जाता है? इस पे आ जाता है, हमारी इस गाड़ी पे आ जाता है। ये गाड़ी इसको यहाँ से लेकर चलती है और माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँच जाती है, सेल्स तक पहुँच जाती है। सेल पे क्या रिसेप्टर्स बने होते हैं ऐसे इस प्रकार से, और यहाँ पे ये जाके ग्लूकोज से जो उतर जाता है। यहाँ से ये हमारी सेल में अंदर जाता है और सेल में ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर एनर्जी बनाते लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमारी जो बॉडी है, ये जो ग्लूकोज है ये इस गाड़ी के माध्यम से कहाँ पे गया है? सेल तक गया है। ये जो गाड़ी है बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो गाड़ी है इस गाड़ी का नाम है इंसुलिन हार्मोन। क्या नाम है इस गाड़ी का? इस गाड़ी का नाम है इंसुलिन हार्मोन। क्या नाम है? इस गाड़ी का नाम है इंसुलिन हार्मोन। और अब मैं आपसे पूछूं इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? तो इंसुलिन हार्मोन करता है हमारे ब्लड में से ग्लूकोज को निकाल कर कहाँ ले जाता है? सेल्स तक। और सेल्स में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेता है? एनर्जी। क्या बना लेता है? एनर्जी। अब आप मान लीजिए कि हमारे अंदर जो ये इंसुलिन हार्मोन है ये बन ही नहीं रहा, या फिर हमारे ये अंदर जो ये इंसुलिन हार्मोन ये निकल नहीं रहा तो हमारी बॉडी में क्या होगा
जब ये इंसुलिन हार्मोन निकल नहीं रहा तो हमारी बॉडी में क्या है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी ब्लड में। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, अब इंसुलिन हार्मोन नहीं निकल रहा था तो ये यहाँ से यहाँ तक भी नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगा, तो हमारे ये ब्लड में जाएगा, सॉरी ब्लड के माध्यम से किडनी में जाएगा, और किडनी में ये फिर यूरिन के साथ बाहर निकलेगा। तो जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, तो हमारा जो ये ग्लूकोज है ये यूरिन के साथ बाहर, मतलब यूरिन में प्रेजेंट हो जाता है। प्रेजेंट के लिए हम प्लस का साइन यूज करते हैं, तो हमारे यूरिन में प्रेजेंट होने लगता है। और जब ग्लूकोज हमारे यूरिन में प्रेजेंट होने लगता है तो हमारा जो यूरिन है वो गाढ़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है? गाढ़ा। और गाढ़े को हम साइंस में एक वर्ड यूज करते हैं, उसको कहते हैं कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड। और हिंदी वालों के लिए सांद्र। क्या है? सांद्र। अब जब हमारा जो यूरिन है वो गाढ़ा हो जाता है तो इसमें ग्लूकोज आ जाता है। ग्लूकोज की प्रेजेंट की वजह से हमारा जो ये यूरिन है ये मीठा, जो हमारा ग्लूकोज है ये मीठा होता है, स्वीट। तो ये जो हमारा यूरिन है ये वैसे तो नॉर्मली सॉल्टी कड़वा होता है, लेकिन बाद में जैसे इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट हो जाता है तो ये मीठा होने लगता है, मीठा हो जाता है। इसमें ग्लूकोज की मात्रा प्रेजेंट होती है तो ये मीठा हो जाता है। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ये हमारे यूरिन में आने लगता है। यूरिन में आने की वजह से हमारी जो यूरिन है ये हमारी यूरिन आने की वजह से ये हमारा जो ग्लूकोज प्रेजेंट हो जाता है यूरिन में, और यूरिन हमारा मीठा लगता है। इसकी वजह से जो रोग होता है वो होता है डायबिटीज़। क्या रोग होता है? डायबिटीज़ मेलिटस। पूरा नाम है डायबिटीज़ मेलिटस। आम बोलचाल में लोग डायबिटीज़ बोल देते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं मधुमेह। मधु मीन्स मीठा, मधु शहद का तो मीठा होता है, तो इसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। मेलिटस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है स्वीट। कोई नहीं पूछेगा आपसे, जनरल नॉलेज के लिए, स्वीट। तो डायबिटीज़ मेलिटस हमारे मधुमेह हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि ये हमारी जो बॉडी में डायबिटीज़ मेलिटस रोग हो जाता है। अब जो हमारी ये जो डायबिटीज़ मेलिटस है इसके सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या, हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो डायबिटीज़ मेलिटस है ये हमारी बॉडी में डायबिटीज़ हो गया है? इसके लक्षण क्या क्या है? तो पहला देखिए, हमारी सबसे पहला लक्षण तो यही है कि हमारी जो बॉडी है इसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो ये हमारे यूरिन में आएगा तो यूरिनेशन ज़्यादा होगा, मतलब जो हमारा जो तो हमारे तो फिर इसका ये तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कैन बी प्रेजेंट इन यूरिन। ये हमारे यूरिन में प्रेजेंट हो सकता है। जब ये हमारे यूरिन में प्रेजेंट हो सकता है तो फिर इसके में तो जो लेवल ऑफ वाटर हमारे यूरिन में क्या है कि बढ़ जाएगा। लेवल ऑफ वाटर हमारे यूरिन में बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? लेवल ऑफ वाटर हमारे यूरिन में बढ़ जाएगा। लेवल ऑफ वाटर जो हमारे यूरिन में बढ़ जाएगा तो हमारा जो यूरिन की क्वांटिटी, जो फिर हमारा जो टॉयलेट है वो भी बढ़ जाएगा। जब लेवल बढ़ जाएगा तो टॉयलेट भी बढ़ेगा तो हम टॉयलेट करने भी ज़्यादा बार जाएंगे। तो यूरिनेशन, तो मूत्र त्यागने की जो संख्या है यूरिनेशन बोलते हैं, यूरिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जो डायबिटीज़ से जो जिस इंसान को डायबिटीज़ रोग होता है उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसके यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो जो लेवल ऑफ वाटर है यूरिन में वो बढ़ जाता है। तो हमारे अंदर यूरिन की क्वांटिटी में मात्रा बढ़ जाती है। जब क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे अंदर मूत्र त्यागने की जो क्षमता है वो भी ज़्यादा
होगी, डेफिनेटली अपने आप ही ज़्यादा होगी। जब हमारे अंदर ज़्यादा मूत्र बनेगा तो हम टॉयलेट करने भी ज़्यादा बार जाएंगे। तो ये हमारे इसके लक्षण है, डायबिटीज़ मेलिटस के क्या है, लक्षण है, डायबिटीज़ मेलिटस के लक्षण है। अब देखिए जो डायबिटीज़, जो हमारी अंदर जो डायबिटीज़ है, इसको इसके इलाज के लिए, इस डायबिटीज़ के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन हार्मोन का, अब हमारे अंदर ये किसकी वजह से होता है, इंसुलिन हार्मोन की वजह से। तो इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। डायबिटीज़ मेलिटस में हमारे अंदर इंसुलिन हार्मोन का क्या लगाया जाता है, इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। हमारे अंदर जो डायबिटीज़ मेलिटस जो रोग है, ये 2 प्रकार का होता है। हमारे अंदर डायबिटीज़ मेलिटस 2 प्रकार का होता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। कौन कौन से होते हैं फटाफट से देख लेते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस हमारे अंदर 2 प्रकार का पाया जाता है। इसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस फर्स्ट, और इसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस सेकंड। क्या है, डायबिटीज़ मेलिटस फर्स्ट और डायबिटीज़ मेलिटस सेकंड। ये हमारे अंदर फर्स्ट वाला हमारे अंदर 40 वर्ष से पहले होता है। 40 वर्ष से पहले होता है, डायबिटीज़ मेलिटस। इसमें क्या है कि जो हमारी जो बीटा सेल है, जहाँ से इंसुलिन हार्मोन निकल रहा था, वो डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती है, बीटा सेल डैमेज हो जाती है। बीटा सेल डैमेज हो जाती है, डैमेज को कहते हैं नष्ट हो जाती है, बीटा सेल नष्ट हो जाती है। डायबिटीज़ मेलिटस में बीटा सेल नष्ट हो जाती है, तो इसमें क्या है कि डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन की हो जाती है। इसमें डेफिशिएंसी क्या हो जाती है, DEFICIENCY, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इसमें इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो है इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन। इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन। रोगी में इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे उसके अंदर इंसुलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। फिर वो ग्लूकोज सेल्स तक पहुंचने लगता है और धीरे धीरे फिर अपनी बॉडी काम करने लग जाती है। ये जो डायबिटीज़ मेलिटस जो सेकंड है, ये हमारे अंदर 40 साल के बाद होता है। 40 साल के बाद होता है, 40 वर्ष के बाद होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण कई हो सकते हैं। देखिए, अगर ये बीटा सेल डैमेज होती तो वो फिर डायबिटीज़ मेलिटस फर्स्ट होता। ये तो 40 साल से पहले होता, लेकिन ये 40 साल से बाद होता है। तो इसमें जो हमारे जो अंदर जो जो बीटा सेल है वो नॉर्मल रहती है। बीटा सेल नॉर्मल रहती है, और बीटा सेल नॉर्मल रहेगी तो इंसुलिन हार्मोन भी नॉर्मल रहेगा। इंसुलिन हार्मोन भी किसमें क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। इंसुलिन हार्मोन भी नॉर्मल रहेगा। तो इसमें क्या है कि ये जो डायबिटीज़ मेलिटस सेकंड है, इसका जो कारण है ना, वो कारण अलग है। इसमें जो कारण है वो अलग है। इसमें हमारी लाइफ स्टाइल कि हमारा जो दिनचर्या है वो कैसी है, हम कैसे पूरे दिन रहते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, या फिर व्यायाम करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से होता है। दूसरा होता है ये डाइट की वजह से, कि हम शुगर कितनी ले रहे हैं, हमारे अंदर मेनली शुगर की वजह से होता है। फिर तीसरा हमारा फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं या नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद हमारे अंदर मोटापा, ओबेसिटी बढ़ जाती है। ओबेसिटी के कारण हो सकता है, स्मोकिंग के कारण हो सकता है, हम धूम्रपान करते हैं जो, स्मोकिंग के कारण हो सकता है। उसके बाद एल्कोहल का एजप्शन हम करते हैं या नहीं करते हैं, हम कितनी मात्रा में एल्कोहल यूज़ करते हैं नहीं करते हैं। ये सारी वजह है
इसका जो ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ मेलिटस सेकंड का जो ट्रीटमेंट है, डायबिटीज़ मेलिटस का जो ट्रीटमेंट हम जो देते हैं वो ट्रीटमेंट है मेटफॉर्मिन का। क्या है? मेटफॉर्मिन। क्या है इसका? अब आप मुझे ये बताइए, जो ये डायबिटीज़ की जो बीमारी है हमारे अंदर, ये नॉर्मल है या फिर मतलब हाँ ठीक है 40 वर्ष के बाद हो रही है, वैसे भी जीना 20 साल और जीना है, तो ये तो 40 साल तो हो गए, अब धीरे धीरे जी लेंगे। लेकिन जो ये डायबिटीज़ मेलिटस फर्स्ट है, इसके लिए हम इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगा देते हैं, फिर से सही हो जाती है। लेकिन अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो डायबिटीज़ मेलिटस है ये हमारे अंदर कैसी नॉर्मल बीमारी है या फिर हानिकारक बीमारी है? अगर आप ये कहते हैं कि ये नॉर्मल बीमारी है तो आप घर जाने के बाद या फिर अभी अपने गाल पे 2 थप्पड़ लगाइए। डायबिटीज़ मेलिटस है, ये 10-15 साल तक तो नॉर्मल है, लेकिन ये जब 10-15 साल के बाद होती है तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, जटिलताएँ आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? जटिल बन जाती है। जटिल क्या हो जाता है? जिस आदमी को 10-15 साल तक डायबिटीज़ मेलिटस है, डायबिटीज़ की बीमारी है, उसका किडनी फेलियर होना पक्का कन्फर्म है। किडनी क्या होगी? फेल हो जाएगी। किडनी फेलियर कन्फर्म है। उसके बाद उसका जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देगा, जो मस्तिष्क है वो काम करना बंद कर देता और ब्रेन डैमेज हो जाता है। और इसको आई है, जो हमारी जो आई है, आँख में रेटिना होती है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। रेटिना क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। तो डायबिटीज़ एक बहुत ही बेकार, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जिसकी वजह से किडनी फेलियर, ब्रेन डैमेज और आई रेटिना डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड को पढ़ने के साथ साथ हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब मैं आपको इसकी थ्योरी लिखा देता हूँ। क्या लिखा देता हूँ? थ्योरी। तो शुरू करते हैं। और मैंने आपको ये कल बता दिया था कि ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, इसका ये एक्सोक्राइन वाला पार्ट बनाता है, ये एंडोक्राइन वाला पार्ट बनाता है। अब हम इसकी थ्योरी लिखते हैं, तो आप लिखिए, मैं आपको बोल देता हूँ। लिखिए, इट इज़ ए मिक्स्ड ग्लैंड। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इट इज़ ए मिक्स्ड ग्लैंड। इट इज़ ए मिक्स्ड ग्लैंड। इट मीन्स अर्थात इट हैज़ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट। इट हैज़ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट। इसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों भाग होते हैं। इसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों भाग होते हैं। पैनक्रियाज ग्लैंड हैज़ 2 पार्ट्स। अग्नाशय ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। पैनक्रियाज ग्लैंड हैज़ 2 पार्ट्स। अग्नाशय ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला लिखिए, फ्लूइड पार्ट, द्रव भाग, पहला द्रव भाग। और दूसरा लिखिए, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। फ्लूइड वाला पार्ट है ये, इट फॉर्म एक्सोक्राइन पार्ट, और आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस है, इट फॉर्म एंडोक्राइन पार्ट। अब लिखिए, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस के नीचे आप लिखिए, इट हैज़ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। इट हैज़ 3 टाइप्स ऑफ सेल। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसमें? आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वीप समूह में कितने प्रकार की? 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए, पहली लिखिए अल्फा सेल, अल्फा कोशिका। दूसरी लिखिए बीटा सेल, बीटा कोशिका। और तीसरी लिखिए गामा सेल, गामा कोशिका। अब इनके सामने आप लिखिए, इनसे 3 हार्मोन निकलते हैं। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन और गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ने, ये हमारे पेपर में नहीं आते, ना कोई पूछता। आपको नॉर्मल बता दिया है, आप में कोई पूछ ले कभी। तो बीटा सेल, अब आप आगे लिखिए, बीटा सेल सिक्रेट इंसुलिन हार्मोन। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। बीटा सेल सिक्रेट इंसुलिन हार्मोन। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अब लिखिए, यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस इन किडनी। मूत्र निर्माण हमारी वृक्क
हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण वृक्क करती है। यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस इन किडनी। यूरिन फॉर्मेशन विच टेक प्लेस इन किडनी। हमारी शरीर में मूत्र का निर्माण किडनी में, वृक्क में होता है जो रक्त के फिल्ट्रेशन से होता है। फिल्ट्रेशन को हिंदी में कुछ ऐसा ही कहते हैं, मुझे फ़िलहाल ध्यान नहीं है, लेकिन आप देख लेना। फिल्ट्रेशन लिख लीजिए, फिल्ट्रेशन से होता है। इंसुलिन, अब आगे लाइन चेंज कीजिए, लिखिए इंसुलिन हार्मोन कैरी ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू सेल। इंसुलिन हार्मोन कैरी ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू सेल। इंसुलिन हार्मोन रक्त से कोशिका तक इंसुलिन हार्मोन को ले जाता है। इंसुलिन हार्मोन रक्त से कोशिका तक इंसुलिन हार्मोन रक्त से कोशिका तक ग्लूकोज को पहुंचाता है या ले जाता है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन डायबिटीज मेलिटस अकर, मधुमेह हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। और ये जो डायबिटीज़ है ये अनुवांशिक नहीं होता है, ये नॉन जेनेटिक्स होता है। ठीक है, तो ये मैंने फिर अब इसके डायबिटीज़ वाले तो मैंने लक्षण आपको बता ही दिए थे, यहाँ पे आपने लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे हों तो अब आप लिख सकते हैं। इसकी तो मैं थ्योरी क्या ही लिखा हूँ, ये तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, और ये ऐसे नॉर्मली याद है। तो ये हमारी हो गई पैनक्रियाज ग्लैंड। पैनक्रियाज ग्लैंड के बाद अब हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, और वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में।